आज के अपडेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला अपडेट आ जाता है नॉमिनेशन का। एंड अगर नॉमिनेशन का ये प्रोसेस नहीं होता है तो हो सकता है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिले हो आपको अलॉटमेंट में, या हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट को रिजेक्शन भी झेलना पड़ जाए। तो पहले ही सेबी ने बहुत कुछ चेंज किया है, आपको ऑप्शन दिया है कि आप नॉमिनेशन के लिए ऑप्ट इन करें या ऑप्ट आउट करें। ऑप्ट आउट कर रहे हैं मतलब आपको किसी को नॉमिनी नहीं बनाना है। आपके मरने के बाद आपके लीगल हेयर अपना भाई डॉक्यूमेंट वगैरह वहां पे प्रेजेंट करके अपने नाम पे यूनिट अलॉट करवाएंगे। अगर नहीं करवाएंगे तो वो सारा पैसा चला जाएगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के अंदर। दूसरा, ऑप्ट इन करना है तो ऑप्ट इन करने में पहले सीधा ऑप्ट इन में नाम दे देना होता था और बात खत्म हो जाती है। अभी सितंबर 2025 के बाद से आप एक बार में 10 नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं और हर नॉमिनी को कितना शेयर दिया जा सकता है वो भी आप ऐड कर सकते हो। 10 को चाहो तो 10-10% दो, किसी को 5% दो, किसी को 10% दो, ऐसे शेयर दे सकते हो। प्लस एक नॉमिनी को आप ये भी वहां पे दे सकते हो कि ऑथराइज कर सकते हो कि अगर आप इन कैपेसिटी में हो जाए, आप ऐसे हालात हैं, जिंदा हो लेकिन ऐसे हालात में पहुंच जाए कि अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन न ले, तो आप न ले सके तो आपके पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा वो एक नॉमिनी रिडीम कर सके, ये भी आप ऑथराइज कर सकते हो। तो इतना सब कुछ पहले हो चुका है। अभी नया जो आया है वो यहाँ पे कहता है एज पर द न्यू रूल्स इन्वेस्टर विल हैव टू प्रोवाइड द नॉमिनीज फुल नेम प्लस रिलेशनशिप विथ इन्वेस्टर। ये दो चीज तो आई थिंक पहले भी थी, रिलेशनशिप विथ इन्वेस्टर तो देना था, लेकिन अब उसके साथ परसेंटेज ऑफ शेयर, इसके साथ एड्रेस, जो नॉमिनी है उसका एड्रेस, उसके बाद नॉमिनी का ईमेल आईडी और नॉमिनी का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। मतलब फुल इंफॉर्मेशन नॉमिनी के बारे में देनी है। मतलब इसका काम क्या है मैं बताता हूं आगे। In addition to the above, they have to provide one of the following identity detail भी देना है, जैसे कि पैन या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार या फिर पासपोर्ट नंबर, ये सब दिया जा सकता है। अगर मतलब इसमें से कुछ भी बस नाम नाम मतलब लिखना है, किसी भी चीज को यहाँ पे वैलिडेट या प्रूफ नहीं करना है, किसी को यहाँ पे वैलिडेट नहीं किया जाएगा, बस आपको सारी जानकारी वहां पे दे देनी है। अगर जानकारी नहीं देते हैं, इफ द डिटेल्स आर इनकम्प्लीट देयर कुड बी डिलेज एंड रिजेक्शंस ड्यू टू NIGO नॉट इन गुड ऑर्डर एंड द फॉर्म कुड बी रिजेक्टेड। Investors have to merely provide these details in the form and no proof of any document is required while making these nominations। बस इन्वेस्टर को डिटेल देनी है और इन्वेस्टर से कोई भी प्रूफ नहीं मांगा जाएगा कि पैन नंबर अगर आप दे रहे हैं तो चलिए पैन का आप फोटो खींच के भेजिए, या आधार दे रहे हैं तो उसका फोटो खींच के भेजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे बस डिटेल्स भर देनी है। अब इससे एक फायदा जरूर ये होगा कि किसी कारण से मान लो आपकी SIP बंद होती है या आपने लमसम इन्वेस्टमेंट पैसा डाल के छोड़ा हुआ है, अब 10 साल तक उस फोलियो के अंदर में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई, ठीक है, 10 साल तक कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई आपके पोर्टफोलियो में, तो उसको इनएक्टिव भी मान लिया जाएगा उस फोलियो को। और हो सकता है इन्हीं 10 सालों के बीच में आपकी डेथ भी हो जाए तो सभी के पास कोई जानकारी नहीं पहुंचेगी या AMC के पास कोई जानकारी नहीं पहुंचेगी। तो इन केस कि जब ये इस पोर्टफोलियो को इनएक्टिव माना जाएगा तो सबसे पहले तो जो इन्वेस्टर का जो डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, एड्रेस है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, वहां पे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। और अगर वहां पे भी कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो फिर जो नॉमिनी का अब जो डिटेल ये मांगा जा रहा है, नंबर, ईमेल, एड्रेस, वहां पे कांटेक्ट की जाएगी कि आपका इन्वेस्टमेंट है, आप अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम कर लीजिए। तो बहुत सारा पैसा अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में। जैसे बैंक्स के अंदर में बहुत सारा अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर में अनक्लेम्ड पैसा बहुत सारा पड़ा हुआ है, जो कि 10 साल, 20 साल, 30 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया और उसके बाद अब चाहे वो भूल गया, मर गया, किसी को उसने जानकारी नहीं दी, इस कारण से कोई उसको रिडीम करने वाला नहीं है। तो ऐसे में ये कदम एक बहुत बढ़िया है
कि इन्वेस्टर का तो डेटा है ही, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब, ईमेल वगैरह, नॉमिनी का भी एड्रेस वगैरह, ईमेल, मोबाइल नंबर है, तो अब जो अनक्लेम्ड पैसा है वो हो सकता है थोड़ा घटे, क्योंकि फर्दर इन्वेस्टर नहीं कांटेक्ट हो पा रहा है तो नॉमिनी तो कांटेक्ट हो पाएगा। अगर कोई इन्वेस्टर है नॉमिनी का भी गलत ही सब कुछ डाल दे रहा है तो फिर वो तो इन्वेस्टर के ऊपर है, उससे अच्छा तो वो ऑप्ट आउट ही कर ले, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये सब है। अब पुराने फोलियोज में करना है, नए फोलियोज में तो डेफिनेटली करना होगा। पुराने में करना है या नहीं करना है ये आपको देख लेना पड़ेगा। इसको आप कर सकते हो आरटीएस के वेबसाइट पे जाके, जैसे आपके म्यूचुअल फंड जो भी जिस भी स्कीम के अंदर इन्वेस्टेड हो उसका कैम्स है या के फिनटेक है, जो भी है वहां उसकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, या फिर जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वालों के लिए ज्यादा ये होगा। डीमेट अकाउंट को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन जिनका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्ड होता है इन्वेस्टमेंट, उनको तो नॉमिनेशन को पूरा क्लियर यहाँ पे कर लेना पड़ेगा। तो ये टोटल अभी तक की इंफॉर्मेशन सभी ने दी है। मेरे ओपिनियन में तो ये काफी अच्छा कदम है। आप अपनी राय बताना कि क्या लगता है आपको, इससे अनक्लेम्ड पैसा घटेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की तरफ से आ जाती है। अभी कुछ ही दिनों पहले, 2-4 दिनों पहले एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपने 2-3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स का नाम चेंज किया था। अब कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड अपने 3 स्कीम का नाम यहाँ पे चेंज कर रही है। सबसे पहला स्कीम हो जाता है कैनरा रोबेको फोकस्ड इक्विटी फंड, जिसको चेंज करके कैनरा रोबेको फोकस्ड फंड सिंपल कर दिया है इन्होंने। सेकंड, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, जिसको चेंज करके इन्होंने कैनरा रोबेको लार्ज एंड मिड कैप फंड कर दिया। ये बढ़िया किया इन्होंने, क्योंकि इमर्जिंग वाले में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कोई मिड कैप को इमर्जिंग नाम लिख के लॉन्च करेगा, कोई लार्ज एंड मिड कैप को इमर्जिंग, तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन तो यहाँ पे क्लियर हुआ और सही है, अच्छा इन्होंने किया है ये चीज करके। थर्ड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, जिसको कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड इन्होंने कर दिया। तो एक्सिस ने भी सेम ही किया था, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को लार्ज एंड मिड कैप कर दिया था अपना सिंपल नाम के लिए, ब्लू चिप फंड को लार्ज कैप फंड कर दिया था सिंपल नाम के लिए। वैसे ही कैनरा रोबेको भी सिंपल, जो अलग अलग नाम थे उसको सिंपल नाम के लिए कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टर बस स्कीम का नाम पढ़े और इन्वेस्टर को समझ में आ जाए कि किस कैटेगरी की म्यूचुअल फंड ये स्कीम है या क्या ये स्कीम प्रोवाइड करती है। और सेबी भी इसको लेकर स्ट्रिक्ट हो रही है, धीरे धीरे सब कुछ सिंपल करने के लिए क्या रही है। तो ये एक बढ़िया कदम हमें कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की तरफ से भी देखने को मिल जाता है। यहाँ से एक सवाल किया गया हमसे, शंकर प्रसाद चौधरी जी का सवाल है, टेल अबाउट एक्सिस रिटायरमेंट फंड एग्रेसिव रेगुलर प्लान, थैंक्स। देखिए, कई बारी मैंने चीज बताई है, अभी काफी दिन हो गए इस चीज के बारे में बात किए हुए, लेकिन ये इस पे बात मैंने पहले बहुत बार की है। कभी भी किसी केस सिनारियो में आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स को नहीं चुनना चाहिए। जैसे कोई चाइल्ड वाला फंड है, चाइल्ड एजुकेशन फंड या चाइल्ड फ्यूचर फंड, कुछ ऐसा भी हो, या फिर कोई रिटायरमेंट फंड है, या फिर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड आ रहा है, उसको आपको नहीं चुनना है। ठीक है, सबसे पहला तो आप गलती क्या कर रहे हो कि आप जो नाम बता रहे हो उसके आगे रेगुलर प्लान लिखा है, तो रेगुलर प्लान को नहीं चुनना है। जब आप खुद से ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रेगुलर प्लान क्यों चुनोगे। दूसरा, जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसको आप रिटायरमेंट के लिए यूज कर सकते हो। प्रॉपर एक रिटायरमेंट फंड ही चुनना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रॉपर रिटायरमेंट फंड में कभी कभी लॉक इन पीरियड होता है और हायर एक्सपेंस रेशियो तो हमेशा ही होता है। और ऐसा देखा गया है कि हायर एक्सपेंस रेशियो के कारण भी, और क्योंकि बहुत ज्यादा एएमसी इन फंड्स पे फोकस नहीं करती है, रिटर्न्स भी इन फंड्स के सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स के अच्छे नहीं होते हैं। इससे बेटर ऑप्शन क्या है, इससे बेटर ऑप्शन ये है कि अगर रिटायरमेंट आपका अभी से 10, 15, 20 साल दूर है तो स्मॉल मिड कैप फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए और आज से 20 साल बाद यूज किया जाए उसको रिटायरमेंट फंड की तरह। या फिर अगर रिटायरमेंट के लिए एक मुश्त पैसा मिल चुका है और उसको आज ही इन्वेस्ट करना है, अब रिटायरमेंट ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 साल दूर है, या फिर रिटायरमेंट हो ही चुका है और फंड अब इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे में बेस्ट ऑप्शन हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हो जाएंगे या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स हो जाएंगे, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके 2-3 साल तक होल्ड किया जा सकता है और उसके बाद उस फंड को रिटायरमेंट फंड की तरह यूज किया जा सकता है।
तो ये दो ऑप्शन है और इन्हीं दोनों ऑप्शन को चूज करना सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब इसके अंदर में किसी के पास 8 साल रिटायरमेंट का बचा होगा, किसी के पास 10 साल, किसी के पास 5 साल, किसी के पास 15 साल, तो वो अलग अलग फंड की कैटेगरी एक्सप्लोर कर सकता है। मोमेंटम फंड हो जाते हैं, लार्ज एंड मिड कैप हो जाते हैं, मल्टी कैप हो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड की तरफ जाना खुद के पैसों का नुकसान करना है। और अगर खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई सपोर्ट एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, तो फिर रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करना भी खुद के पैसों का नुकसान करना है। डायरेक्ट फंड के अंदर इन्वेस्ट करें। तो ये मेरी राय है इसके बारे में।